This is Sabah Rizvi this side, and today we are going to start this chapter 2 of your book of class 9 NCERT. And before starting this chapter, let me tell you one thing. I think this chapter is the basic chapter, a very basic chapter. You must have known about it in a very superficial way. But अब इस क्लास में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या भला है, और हमें डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करना चाहिए. अब हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय दी पीपल, है ना. एक सिंपल से हम डेफिनेशन जानते हैं, बट सिर्फ ये डेफिनेशन में है तो बहुत, ये डेफिनेशन सिर्फ 2-3 लाइन की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है ना. अच्छा, उससे पहले हम डेफिनेशन पे भी बाद में आते हैं. पहले हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी डिफाइन करने की डेमोक्रेसी, है ना, क्यों डिफाइन करनी पड़ी. उसकी वजह ये है क्योंकि बच्चे, हम ये नहीं समझ पाते, कई जगह इलेक्शन होते हैं तो जिनको इलेक्ट किया जाता है वो फैसला नहीं ले पाते, पर हम सोचते हैं डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे तो इलेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना. फिर कहीं कहीं देखते हैं हम कि हम इलेक्ट करते, मतलब हमें इलेक्शन भी होता है, इलेक्ट भी करते हैं हम, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे लिए कानून बनाए ना बनाए ज़रूरी नहीं है. तो ये भी हम कहेंगे यहाँ पे भी तो डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं. तो जब तक कि हम ये नहीं जानेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तब तक हम नहीं बता सकते कि डेमोक्रेसी यहाँ पे है या नहीं है. और आजकल का सबसे कहते हैं ना कि एक ये फैशन है, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल फैशन है, कि एवरी कंट्री वांट्स टू बी शोन एज डेमोक्रेटिक. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक में लोगों की मर्जी को बहुत अहमियत दी जाती है ना, बहुत तरजीह दी जाती है. तो हम चाहते हैं कि हर कंट्री ये चाहती है अपने आप को डेमोक्रेटिक करना, पर बहुत सारी कंट्री हमारे हैं आसपास जो हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है. तो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे. जैसे एक बहुत सिंपल डेफिनेशन तुम्हारी बुक में लिखी है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स जो होते हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं. अब इसमें बहुत सारी बातें हैं. रूलर कौन, कैसा रूलर? रूलर तो कोई भी हो सकता है ना. रूलर तो कोई भी हो सकता है. भाई हो सकता है कि राजा हो, उसका बेटा चुना जाएगा, लोगों की मर्जी शामिल है, वहाँ के लोगों की मर्जी शामिल है, तो लोग तो उसमें भी इन्वॉल्व हैं, पर वो लोग कॉमन लोग नहीं हैं. वो लोग उन्हीं के नोबल्स होंगे, उन्हीं के राजकाज के, उन्हीं के राजा के ही अपने लोग होंगे जिन्होंने उस राजा को चुना है ना. लेकिन वो राजे का बेटे को चुनना, 3 बेटों में से एक बेटे को चुन लिया उन्होंने, तो क्या हम कहेंगे ये डेमोक्रेसी है? नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इसमें आम लोगों को, पीपल में सभी, हम सब इन्वॉल्व हैं. लिमिटेड लोगों को हम पीपल, ठीक है वो भी लोग हैं, लेकिन उन लोगों की मर्जी से चुने हुए इंसान को हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक है. बात समझ में आ रही है? तो रूलर कौन इलेक्ट हो रहा है और पीपल भी कौन है, और इलेक्शन भी कैसा हो रहा है ना. इलेक्शन क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कहीं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है. अब चाइना में क्या होता है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ही हर बार इलेक्शन जीतती है. कोई अगर दूसरा खड़ा होता है तो उसको भी परमिशन लेनी पड़ती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से. तो ये थोड़ी ना हम कहेंगे कि फेयर इलेक्शन है. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में भी बहुत चीज़ें हैं, और ताकि आप सब इस बात को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वाकई ये चीज़ डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, या ये कि डेमोक्रेसी के 1-2 फीचर्स को लेने से ही सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो जो उसमें तुम्हें लिखी है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन इसके कई और पैमाने हैं, कई और इसको आप अंदर डिटेल में जाएंगे. जिसमें तुम्हारा इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा ये है कि हर गवर्नमेंट, ये जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हर गवर्नमेंट यहाँ पे अपने आप को एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आजकल के दौर में अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर करना चाहती है, चाहे वो हो चाहे ना हो. इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी सिर्फ दिखावा करती है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी होना बहुत बड़ी बात है ना भाई. लोगों की मर्जी से सरकार बनती है तो वो सबसे पॉपुलर मेथड होता है रूल करने का. हम ज़बरदस्ती के बलबूते पर ज़्यादा दिन लोगों को रूल नहीं कर सकते, है ना. अब आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं. पहली लाइन तुम्हारी यही है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हम जानते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं. पहले, हु आर द रूलर्स ऑफ दिस डेफिनेशन. जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स कौन है, किसको, कौन इलेक्ट हो रहा है, कैसा इलेक्शन हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, हु आर द पीपल, कौन से लोग हैं, फाइनली कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है. ठीक है, किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उस इलेक्शन के बाद. तो ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, तो ही हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं कि क्या है. तो अभी ये चीज़ जो तुमने अभी सुनी ना, कौन रूलर है, कैसा इलेक्शन हो रहा है, कौन से लोग इलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी तुम्हें आगे आगे जब तुम्हारे ये जो केस स्टडीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह की, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़
क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप किया था अक्टूबर 1919 में। मिलिट्री कूप क्या मतलब होता है, सडनली वो गए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाके कब्जा कर लिया, और उस वक्त जो नवाज शरीफ थे उनको उठा के जेल में डाल दिया और कहा कि बस आज से मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ पाकिस्तान का, मैं फैसला लूँगा। आर्मी जो होती है ना बेटा, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आर्मी के पास सपोर्ट होता है पब्लिक का, आर्मी के पास अपने आर्मामेंट्स होते हैं, आर्मी को पता होता है कि कंट्री की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना हो, आर्मी को इन्फॉर्मेशन होती है हर एरिया की। तो अगर आर्मी ने आके कब्जा कर लिया हो किसी कंट्री पे, अपनी ही आर्मी ने अगर कभी रेबेलियन कर दिया हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आए और उन्होंने कहा कि भाई हम हैं आज से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम ही हैं, अब हम फैसला करेंगे। जो उस वक्त का पीएम था उसको तो नवाज शरीफ साहब को डाल दिया गया। अब वो तो आ गए। अच्छा, हुआ क्या था, कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है। अब कारगिल वॉर में क्या हुआ था कि एक होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्मी के लोगों को ना बहुत ज़्यादा हाई स्टीम पे रखते हैं, होना भी चाहिए, बिकॉज वो डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट और वो केयर। बट होता क्या ना कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये लोग तो बस सुपर हीरोज़ हैं, सुपर हीरोज़ हैं, इन्होंने इतना फाइट किया। वाकई उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कंट्री के वॉर में। और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में तो एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि किसने कितनों को मारा, कितने लोग जीते, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये चीज़ क्लियर नहीं होती। जैसे वहाँ पे हमेशा ही वहाँ पाकिस्तान में डिक्लेयर किया गया कि भाई मुशर्रफ साहब ने जिताया है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो आर्मी की सबसे ऊंची पोस्ट होती है जनरल, उसने, तो उसी पे सारा क्रेडिट जाता है, जाहिर है बड़े आदमी पे क्रेडिट जाता है ना, तो उस पर सब लोग क्रेडिट किया। तो उसकी इमेज जो थी लोगों के बीच में बहुत अच्छी थी, तो उसे कहीं ना कहीं पता था कि मैं बहुत पॉपुलर फिगर हो चुका हूँ, अगर मैं इस तरीके से करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लोग हमें एतराज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ, हमारे अगेंस्ट एकदम से नहीं खड़े होंगे। और दूसरा, आर्मी से तो आम इंसान की बहस और लड़ाई करना भी तो आसान नहीं होता ना, आम इंसान नहीं लड़ सकता आर्मी से। खैर, तो उसने भी क्या दिया, आने के बाद सबसे पहले काम क्या किया, उसने अपना कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उसने कहा नहीं, अब मैं अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से उसने अपनी पोस्ट को चेंज कर दिया प्रेसिडेंट को। और 2002 में, क्योंकि अब जाहिर है 99 में वो आया था और ये सब प्रोसेस करते हुए 2002 जब आया, तो उसको लगा कि ऐसा करता हूँ कि अगर मैं 2 साल में ही रहा और पता चला कि एकदम से लोगों ने कहीं से कहीं भी, विद्रोह तो कहीं भी हो सकता है ना, कभी आपस में सिविल वॉर तो हो सकता है ना, सिविल वॉर आपस में लड़ाई, सिविल स्ट्राइव आपस में लड़ाई तो शुरू हो सकती है। तो उसने कहा ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं इन लोगों को शो करूँ कि मैं पब्लिक की पसंद से बनाऊँ। तो उसने क्या किया, एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें लोगों की मर्जी पूछी जाती है, येस एंड नो में, ज़्यादा डिटेल नहीं होता, बस येस एंड नो में आप डालिए और ज़्यादा मेजॉरिटी के डिसीजन से वो बात मान ली जाती है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया 2002 में, और उसके बाद उस रेफरेंडम का नतीजा ये आया कि हाँ, लोग चाह रहे हैं कि ये बना रहे, और इसलिए 5 साल के लिए वो और अपने आप को प्रेसिडेंट बना के रख लिया उसने। तो अब जो उसने रेफरेंडम करवाया था, जो जो भी पाकिस्तान की जो मीडिया थी, ये जो वहाँ की जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम इन्होंने कराया है, ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, ये गलत तरीके से इसने लोगों को मजबूर किया कि लोग इस बारे में कह दें कि हाँ, हमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही एज अ अपना प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, 2002 में जब ये आ गया, इसने रेफरेंडम करवा लिया और ये हो गया कि भाई पब्लिक ने भी कह दिया कि मैं बन जाऊँ, भले उसने वो वोटिंग करवाई किसी भी तरीके, होता है ना आजकल लोग कहते हैं करप्शन के जरिए पैसा दे के, डरा के, धमका के भी लोग वोट डलवाते हैं ना, यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो वहाँ भी उसने ऐसा ही कुछ किया और फाइनली ये अप्रूवल पब्लिक का भी ले लिया। तो अब ये हो जाएगा ना दुनिया वालों के सामने से, देखो लोग भी मुझे पसंद करते हैं, अब मैं 5 साल के लिए और आप लोगों का लीडर बन के रहूँगा। उसके बाद उसने क्या किया, एक 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, और उसमें उसके बाद जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बदल दिया। अब होता क्या, उसको पता था ना उस वक्त, देखो ऐसा तो था नहीं, जब ये आया तो कोई जैसे यहाँ पे होती है ना लोकसभा राज्यसभा, उस तरह की वहाँ पे भी थी, असेंबलीज थी और उसमें लोग, इलेक्टेड लोग थे। तो उसको लगा कि अगर मैं, ये लोगों ने अगर कभी आए और इन लोगों ने कभी, मान लो इन्होंने कभी, क्योंकि किसी को भगा ज़बरदस्ती तुम हटा के उसकी जगह पे कब्जा कर लोगे, तो जिसको हटाया होगा कल ना कल तो वो बवाल करेगा ही करेगा। या फिर अगर वो रहेगा अपनी सीट पे और तुम भले भले उसके लीडर बन के रहोगे, तो तुम्हारे काम में वो दखल अंदाजी करेगा। तो उसने कहा ऐसा करता हूँ कि मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देता हूँ। उसने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया और उसने कहा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो असेंबली बैठी है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, इसको डिसमिस करा जा सकता है। और इसका फ़ायदा उठा के उसको डिसमिस कर दिया और अपनी एक असेंबली बनाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से।
और इस काउंसिल में उसने अपने ही भाई भतीजे को रख लिया, मतलब अपनी आर्मी के लोगों के, आर्मी पर्सोनल को उसमें उसने रख लिया। अब क्या हो गया, उसका हेड तो ये हो गया, है ना। अब जाहिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पूरे के पूरे मिलिट्री ऑफिसर्स ही थे। अच्छा भाई, अब क्या हो गया, जब ये लॉ हो गया उसके बाद फिर क्या किया, उसने इलेक्शन करवाया। जब ये लॉ पास कर दिया उसने इलेक्शंस करा दिया नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, पुरानी वाली नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली थी ना, उसके सारे मेंबर्स को डिसमिस कर दिया, दोबारा इलेक्शन करवाया उसने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए। ठीक है, अब उसमें ये हुआ, इलेक्शंस भी हुए, लेकिन जो थे, जो जीत के आए भी उस इलेक्शन में, उनके पास कोई खास पावर नहीं था, सारा पावर वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास था। ठीक है, तो अब सवाल ये बनता है, दो तीन सवाल आते हैं। एक तो ये आता है कि भाई लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, तो आप बताओगे कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पास किया था, अकॉर्डिंग टू विच ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वाज कि ही सेड दैट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। उसको पावर है कि वो डिसमिस कर दे, हटा दे वहां के मेंबर्स में जो भी उस वक्त हैं, जैसे कहते हैं लोकसभा भंग हो गई यहाँ पे, वो करने का उसको पावर दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसने ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, फिर आता है कि भाई जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे क्यों कहते हैं कि भाई उसमें भी इलेक्शन हुए थे, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज के तो दोबारा इलेक्शन करवाए थे ना उसने, तो इलेक्शन तो वहां भी हुए थे, इलेक्टेड जिनको आपने इलेक्ट किया था वो असेंबली में जाके बैठे भी थे। लेकिन नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की मर्जी, तो लोगों की मर्जी का मतलब क्या होगा, जिनको लोगों ने चुना है वो उनके लिए कानून बनाएंगे, वही डिसीजन मेकर होंगे। यहाँ पे जो चुना जा रहा है, पाकिस्तान में जो रिपब्लिक वहां की चुन रही थी, उनके पास डिसीजन लेने का हक नहीं था, और जिनको उन्होंने चुना नहीं था लोगों ने, मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, जिसको जनरल परवेज मुशर्रफ ने नॉमिनेट किया था, बनाया था, वो फैसला ले रहे थे। और डेमोक्रेसी में जिनको हम चुनते हैं वो हमारे लिए फैसला लेते हैं। यहाँ पे इलेक्शन भी हुआ, चुने भी जा रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास हमें हमारे लिए डिसीजन लेने का हक नहीं है। तो पहली बात तो ये अनडेमोक्रेटिक रहा। दूसरा क्या हुआ था, जो उसने इलेक्शन करवाया बहुत फेयर नहीं था। तीसरा क्या हुआ, खुद जो हेड है गवर्नमेंट का जनरल परवेज मुशर्रफ, वो इलेक्टेड नहीं है, यानी नॉन इलेक्टेड मेंबर जो है पाकिस्तान में वो डिसीजन हमारे लिए ले रहा है, जो इलेक्टेड वाले हैं वो कोई फाइनल डिसीजन ले नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तान के इंसिडेंट से हमें ये क्लियर हो गया कि डेमोक्रेसी ये कहती है कि जिसको हम अपना बनाते हैं, जिताते हैं, वही हमारे लिए फैसला ले सकता है। इलेक्टेड मेंबर्स ही हमारे लिए फैसला ले सकते हैं, नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हमारे लिए फैसला नहीं लगता। तो इससे हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। करेक्ट, जिसको हमने इलेक्ट किया है वही हमारे लिए फैसला ले सकता है। So this is the first incident by which you came to know what is the first feature of democracy. In the next video, I'll explain you the next things. Till then, take care. Khuda Hafiz.